तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए वर्णमाला, यहाँ पर वर्णमाला में देखिए क्या होता है, स्वर होता है और क्या होता है, व्यंजन होते हैं। दोस्तों स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, अच कहते हैं, और व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहा जाता है, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। स्वर जो होता है क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्वर की अगर बात करें तो स्वर आपके तीन प्रकार से हो जाएंगे, हर्ष स्वर या इन्हें ही लघु स्वर कहा जाता है। दूसरा आपका होता है दीर्घ स्वर, जिसे गुरु भी कहते हैं और इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दीर्घ स्वर है इनका निर्माण कहीं ना कहीं आपके दो स्वरों से ही मिलकर होता है। दूसरा यहाँ पर आता है प्लुत स्वर, जिसकी संख्या आपकी एक होती है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपसे पूछे कि जो लघु स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये आपके लघु स्वर होते हैं। लघु स्वर को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। वहीं पर जो संधि स्वर होते हैं वो आपके देख सकते हैं 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये होते हैं। वहीं पर एक शब्द और भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है कि मूल दीर्घ स्वर, इनको जो बांटा गया है, इनको दो भागों में और बांटा गया है। मूल दीर्घ स्वर जिनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या आपकी 3 होती है दोस्तों, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। मतलब ये क्या होते हैं, जैसे छोटा प्लस छोटा आ, है ना, इसका बराबर क्या होता है, बड़ा आ। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इनका जो निर्माण होता है कहीं ना कहीं छोटा आ प्लस प्लस छोटी ई बराबर करके कह सकते हैं ए के निर्माण से। इस कारण से ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। उम्मीद है कि जो आपका स्वर था वो पूरा का पूरा एक ही यहाँ पर कह सकते हैं वीडियो में आपको कवर हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पर हल अर्थात व्यंजन। व्यंजन की अगर बात करें तो दोस्तों व्यंजनों को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, या इन्हें ही उदित व्यंजन भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, या, रा, ला, वा, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अभी होते क्या है इनको भी आपको समझाएंगे। दूसरा आपका तीसरा दे सकते हैं उस व्यंजन। उस व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है, स, सा, सा, हा। अर्थात उस व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने पर क्या होती है, जो वायु होती है वो रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, इसलिए क्या होते हैं वर्ण इनमें से थोड़ा सा ऊष्मा मिलती है। देखने को मिला जाए तो थोड़ा सा गर्म होते हैं दूसरे वर्ण की अपेक्षा। यहां पर देख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछे कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जो कि यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से पूरे के पूरे वर्ण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्वरों की संख्या अगर पूछे कभी भी कि स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना है स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर अयोग्यवाह, अयोग्यवाह की अगर बात करें, जो अंक और आहा होते हैं ये अयोग्यवाह होते हैं दोस्तों। इनको जरूरत के हिसाब से इनको यूज कर लेते हैं, वैसे इनको हम लोग स्वर में गिनती नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है। अगला पॉइंट है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन जो कि आपके का वर्ग से पा वर्ग तक होते हैं, है ना, जिन्हें स्पर्श भी कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो आपके 4 होते हैं, और 4 यहाँ पर उस व्यंजन। तो दोस्तों याद रखिएगा जो 33 होते हैं मूल, वो कहां से आते हैं, जो आपके का से लेके पा तक जो होते हैं, 25 हो गए, 4 ये हो गए अंतःस्थ व्यंजन और 4 हो गए आपके उस व्यंजन, ये हो जाते हैं 33। अगला आपसे दिया गया द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला आपने देखा होगा, एक शब्द लिखा होगा डालडा, डालडा, तो ऐसे आप लोग लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए जो बिंदी नीचे होती है हमेशा शब्द के बाद में ही लगते हैं, स्टार्टिंग में कभी भी नहीं लगाया जाता कि यहाँ पर आप लगा दें, है ना। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, 2 गुण होते हैं, द्विगुण, इसीलिए इनको द्विगुण कहते हैं, और इसी को ही उत्क्षिप व्यंजन भी कहा जाता है। कभी पूछे कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो डा और ढा जिसके नीचे बिंदी होती है, और द्विगुण व्यंजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्षिप कहते हैं। अगला है यहाँ पर संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो आपका छत्र, ज्ञ और इसरा, अर्थात इसका जो निर्माण होते हैं, ये चारों वर्ण हैं, इनका निर्माण कहीं ना कहीं 2 व्यंजनों से आपका हुआ है। जैसे आपका छा होता है तो इसका निर्माण का धन सा से होता है दोस्तों। यहाँ पर त्रा की अगर बात करें तो ता धन रा से इसका निर्माण होता है, इस कारण ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है व्यंजन। ये मुख्य 3 प्रकार के यहाँ पर देखो दिखा गया है। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है, का से लेके प तक। अब यहां पर आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है, या, रा, ला, वा। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, अर्धस्वर किसे कहेंगे, तो दोस्तों या और वा को, या और वा को क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धस्वर कहा जाता है। या और वा को अर्धस्वर कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछता है
है कि जो रा होता है, रा को क्या कहा जाता है दोस्तों, रा को क्या कहते हैं, तो रा को प्रकंपित, क्या कहते हैं, रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। जब आप रा बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है, आप इतनी देखे होंगे, रा बोलते समय जीभ आपकी बहुत जल्दी वाइब्रेट हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो रा जो होता है उसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। वहीं पर एक आपका और पूछा जाता है ला, जो ला होता है इसे पार्श्विक कहते हैं। जब ला बोलते हैं तो आपकी जो जीभ होती है वो पीछे को फोल्ड हो जाती है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपके काफी बनते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। दोस्तों ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि ऊष्म का मतलब ये नहीं होता है कि इससे इतनी ज्यादा ऊष्मा बने कि खाना पका लो, नहीं, इतना जरूर होता है कि अदर व्यंजनों की अपेक्षा इनको बोलने में थोड़ी सी गर्माहट जरूर होगी। आप हथेली लगाकर इसे देखेंगे, जब बोलेंगे सा 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 सा, अर्थात ये जब बोलते हैं ना तो ये आपके जब बाहर निकल के आते हैं तो जहां विभिन्न भागों से टकराते हुए मुंह से निकलते हैं तो इनमें गर्माहट ज्यादा होती है। तो ये ऊष्म व्यंजन या इन्हें ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। याद रखिए, ऊष्म व्यंजन या इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर ये जो सा होता है इसे तालव्य में रखते हैं। किसमें रखते हैं, तालव्य में रखते हैं, तालु में रखते हैं। तालु मतलब इसे चा वर्ग में रखा जाता है। सा की अगर बात करें दोस्तों, ये मूर्धन, मूर्धन अर्थात इसे टा वर्ग में रखा जाता है। वहीं पर जो सा है, ये वाला सा, ये दंत में होता है। जो ता वर्ग होता है, ता वर्ग में उसे दंत में इसको रखते हैं। और हा की अगर बात करें दोस्तों तो इसे कंठ अर्थात का वर्ग में रखा जाता है। तो इसको भी आप नोट करिएगा, क्योंकि सा पूछेगा, सा के स्थान तो तालव्य, ये वाले सा के स्थान मूर्धन्य, इस वाले सा का तो दंत और इसका हा का तो कंठ हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एक जरूर करिएगा। अब यहां पर बात आती है जो स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं, 25। स्पर्श व्यंजन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें उदित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो ये व्यंजन होते हैं एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग के निर्माण की अगर बात किया जाए तो ये देखिए एक वर्ग का निर्माण यहां पर कर रहा है। ये ऐसे वर्ग आपका बन जाएगा, ऐसे वर्ग बनेगा। मतलब यहां पर देख सकते हैं का से स्टार्ट हुआ है और आपके कहां तक, ये आपके मां तक आता है, यहां से लेके यहां तक आता है। तो का वर्ग जो होता है दोस्तों, है ना, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है। कहां से होता है, का वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इस कारण से कंठ कहा जाता है। चा वर्ग को जब बोलते हैं तो दोस्तों चा जो जीभ होती है वो तालु की स्पर्श कर जाती है, इसलिए इसे तालु कहा जाता है। टा वर्ग जब बोलते हैं तो टा में जीभ क्या पीछे जाती है और अंदर की जो बोलने वाली आवाज होती है, अगर थोड़ी देर जीभ को साध लिया जाए तो आपको क्या होगा कि अंदर की वायु अंदर रहेगी, बाहर की वायु बाहर रह जाएगी और कुछ समय बाद आपको मूर्छा आ जाएगी, इसलिए इसे मूर्धा कहा जाता है। वहीं पर अगर देखा जाए ता वर्ग, दोस्तों ता वर्ग में क्या होता है कि जीभ और दांत का मिलन होता है। जब ता बोलते हैं तो जीभ और दांत मिलते इसे दंत वर्ग कहा जाता है। पा की अगर बात करते हैं तो दोनों ओठ आपस में मिल जाते हैं, तो दोस्तों ये क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देखा कि का वर्ग, है ना, चा क्या होता है, टा क्या होता है, ता भी हो गया। अब यहां पर देखिए एक शब्द यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, मतलब यहां पर ये अंगा वाला है, इसको हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं या इन्हें नासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय मुंह और नाक दोनों से ही आवाज आती है, इसलिए इनको बोलते हैं पंचमाक्षर और या नासिक वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 5 होती है। दूसरे पॉइंट में आते हैं दोस्तों, जो कि अभी हमने आपको पढ़ा भी दिया है कि जो आपका छोटा आ और बड़ा आ होता है दोस्तों, ये भी आपके कंठ में आपका आता है। साथ में यहाँ पर जो आपका हा होता है और आहा होता है दोस्तों, ये भी आपके कंठ में आता है, ठीक है ना, कंठ में आता है। ये जो वर्ण होते हैं कंठ और जीभ का निचला भाग को मिलाकर या कंठ और जीभ का निचला भाग आपस में परस्पर मिलन करता है या इसका प्रयोग होता है, इसलिए कंठ या कंठ कहा जाता है। तो का वर्ग में दोस्तों याद रखिएगा छोटा आ, बड़ा आ और हा को भी स्थान मिला है और आहा को भी स्थान मिला है। अब यहां पर तालुक की बात करें तो दोस्तों ये देखिए या का जो स्थान है और आपके सा का स्थान है, छोटी बड़ी का स्थान है, वो भी आपके तालु में ही आता है। अब आते हैं मूर्धा। तो मूर्धा की अगर बात करें दोस्तों तो मूर्धा में देखिए कौन कौन सा आता है, ये वाला सा है और रा है, सा और रा, सा और जो रा है दोस्तों ये भी किस में आता है, मूर्धा में आता है। जो ऋषि होता है ये भी क्या होता है, मूर्धा में ही आता है। यहां पर देखिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहां पर देखिए जो आपका दंत वर्ण है तो दंत वाले में क्या होता है, ये वाला सा और रा का जो स्थान है दोस्तों वो किस में आता है, दंत में आता है। दोनों होंठ की अगर बात करें किसमें, ओष्ठ में, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ का जो स्थान है वो भी किस में आता है, ओष्ठ में आता है। अब आते हैं यहां पर कंठ और तालु, यहां पर ए और ऐ का जो स्थान है दोस्तों, उच्चारण स्थान है, उच्चारण माध्यम है, वो कंठ तालु और जीभ के माध्यम से होता है, इस कारण इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, क्योंकि का
का जो होता है, का वाले में क्या है यहाँ पर, ये छोटा आ प्लस बड़ा है, और तालु वाले में क्या है, छोटी प्लस बड़ी है, और इन्हीं दोनों के निर्माण से ही होता है ए का निर्माण। तो दोस्तों कंठ और तालु अर्थात कंठ तालु हो गया, समझ गए होंगे। ओ और औ ये कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए कंठोष्ठ कहा जाता है, और हुआ जो कि बहुत पूछा जाता है ये दंतोष्ठ में आपका आता है। तो ये चार्ट दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछेगा कि स्वर, या कह सकते हैं स्वर मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, संख्या के आधार पर कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो स्वर है, स्वर को तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो संख्या के, पहले तो आपका भेद हो गया कि स्वर के भेद कितने होते हैं, क्या पूछेगा, स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों यहां पर भेद क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हो जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर पूछे स्वर की संख्या कितनी होगी, तो हमेशा आपको बताना है स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। कितनी होती है स्वर की संख्या, 11 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे बात किया जाए, क्या बात किया जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं दोस्तों 10 होती हैं। क्या मात्राएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। ये 10 कैसे होती हैं भाई, संख्या तो आपकी 11 है लेकिन मात्रा 10 है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो छोटा आ है ना, तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है दोस्तों। इस कारण से यहां पर मात्राएं अगर पूछे स्वरों में मात्रा कितनी होती है, तब आपको 10 देना है। कितने दोस्तों, 10 बताना है। अब यहां पर दोस्तों यहां पर दे सकते हैं एक शब्द, यहां पर आपसे ये पूछेगा कि पूरे वर्णमाला में अपवाद को छोड़ दिया जाए, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सभी वर्णमाला क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद को देखा जाए तो दोस्तों छोटी, बड़ी और ऋषि जो होते हैं स्त्रीलिंग में होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर पूछे पूरे वर्णमाला में अपवाद के रूप में दोस्तों कौन आपके होते हैं स्त्रीलिंग में, तो छोटी, बड़ी और ऋषि दोस्तों आपकी स्त्रीलिंग वर्ड आपके होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों यहां पर दे सकते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अभी अभी हमने बताया संयुक्त व्यंजन मतलब ये दो, संयुक्त मतलब होता है जोड़ा, दो चीजें होंगी ना संयुक्त में, तो यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाए उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या, यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाए उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे का जो होता है, का धनसा। दोस्तों कभी कभी ये भी गलतियां एक टीचर से भी होती हैं, हमसे भी होती हैं और सबसे होती हैं। जैसे अगर ध्यान ना दिया जाए तो का धन जैसे सा है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो हलंत लगा देते हैं, कहीं इसमें लगाते हैं कहीं इसमें लगाते हैं, लेकिन पहला जो अक्षर होता है वही आधा होता है दोस्तों। पहला अक्षर जो होता है ये आधा होता है। जैसे ज्ञा है तो ज्ञा को ज्या बोलिए, क्या बोलिए, ज्या, तो ज्या और इया बन गया, तो जा आधा अक्षर हो गया। जो त्रा होता है, ता धनरा से होता है, ये आधा ता होगा। सरा जो आपका होता है ये आधा सा, और ये रा पूरा हो जाएगा। उम्मीद है संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आ गया है। अब यहां पर एक शब्द होता है आगत व्यंजन। दोस्तों आगत मतलब आया हुआ, क्या, आगत व्यंजन या आगा हुआ, आया हुआ, या दोस्तों इसे मेहमान व्यंजन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेहमान व्यंजन कहते हैं। मेहमान स्वर भी होता है, मेहमान व्यंजन भी होता है, क्योंकि ये क्या है, दूसरी भाषा से आए हैं इसलिए इन्हें आगत कह देते हैं या मेहमान व्यंजन कह देते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये अरबी और फारसी से आया हुआ है। इनकी संख्या 2 होती है। जैसे जा होता है और फा होता है, इसमें नीचे लगी होती है बिंदी दोस्तों, और यहां भी लगी होती है क्या, छोटी सी ये बिंदी देख सकते हैं, ये लगी हुई है। इसलिए दोस्तों याद रखिए, जब ऐसा मिले तो आप समझिएगा ये अरबी और फारसी से आया है, इन्हें आगत व्यंजन, ये मेहमान व्यंजन कहा जाता है। अब यहां पर दे सकते हैं, आते हैं आगत स्वर दोस्तों। आगत स्वर दोस्तों यहां पर दे हिंदी वर्णमाला में अगर पूछे मेहमान स्वर क्या है या आगत स्वर क्या है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि ये जो आपका दिया गया है ऑफिस, जैसे बोलते हैं ना ऑफिस, देखो बड़ा आ अलग होता है, बड़ा आ अलग होता है, लेकिन ये देखो इसमें से ये लगा है जिसमें ना ही चांद की बिंदी भी नहीं कह सकते, इसे चांद की बिंदी नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों जब ऐसा लगा हो तो समझिएगा ये आगत स्वर से बना है, मेहमान स्वर से बना है। अगर कोई आपसे पूछे मेहमान स्वर क्या होता है, तो दोस्तों आप बताइएगा बड़ा आ के साथ जब ऊपर लगा हो, जैसे ऑफिसर हो, जैसे ऑफिस हो या ऑफिसर होता है, वो आपका होता है दोस्तों क्या, आगत स्वर होता है। उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों। ये जो आपका है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये जो आपका आ दिया है ये आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों में हिंदी में लिखने में किया जाता है, जैसे ऑफिस और ऑफिसर। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां पर दोस्तों दिया गया है कि आपसे कह रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए कह रहा है अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है ना। थ्योरी में बहुत बड़ा होगा लेकिन शॉर्टकट में आप समझ जाएंगे दोस्तों। यहां पर वर्ग जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। अब यहां पर देखिएगा कि जैसे अल्प प्राण होता है दोस्तों, अल्प प्राण, अल्प प्राण जो होता है वो 1, 3, 5 अर्थात किसी भी वर्ग का, का, खा, गा, घा, अंगा होता है। तो का है, गा है और अंगा है, ये दोस्तों देखिए 1, 3 और 5। महाप्राण क्या होता है, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण
महाप्राण होता है, अर्थात इसको बोलने में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो किसी भी वर्ग में अगर खा आता है इसका मतलब ये है क्या, महाप्राण है, अगर घा आता है इसका मतलब महाप्राण है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहेंगे कि अल्प प्राण वो होते हैं जिनको बोलने में कम कह सकते हैं एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये अल्प प्राण होती है जो 1, 3, 5 होते हैं, महाप्राण 2 और 4 होता है। अब यहां पर देख सकते हैं का से लेके पा तक पूरा का पूरा यही सिस्टम आपका रहेगा हर एक वर्ग में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे अल्प प्राण में और क्या क्या होता है, तो अल्प प्राण में दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन, आ से अल्प और आ से अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 या अलावा। तो दोस्तों अल्प प्राण इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मतलब अल्प प्राण जो आपका है, तो अल्प प्राण में का से लेके पा तक ये तो आपके आएंगे ही आएंगे, साथ में दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन को भी रखा जाता है। महाप्राण की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यहां तक तो आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो फा होता है आगत वाला, ये भी इसमें आएगा, साथ में जो आपका ऊष्म व्यंजन होता है दोस्तों वो भी इसी के अंतर्गत आपका आता है, उस व्यंजन इसी में आता है दोस्तों। ये भी आपको कंप्लीट हो गया। कभी कभी आपसे पूछता है घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, तो दोस्तों घोष या अघोष होता है स्वर तंत्रियों के आधार पर बोले जाते हैं। स्वर तंत्रियां जो आपके गले में होती हैं, बोलते हैं तो वाइब्रेट ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्वर तंत्रियों के आधार पर दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है आघोष, एक होता है सघोष। आ मतलब आगे की ओर, आगे की ओर मतलब हुआ कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर आगे होते हैं वो अघोष होते हैं। सघोष या घोष दोस्तों किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो आपका व्यंजन होता है वो क्या होता है दोस्तों, सघोष होता है। अब का वर्ग में देखिए का से पा तक, का, खा, चा, छा, मतलब यहां तक तो आप लोग जान गए कि 1 और 2 मिलेंगे। यहां तक दोस्तों क्या होगा, 3, 4, 5 सघोष इसमें आ गया। अब यहां पर आती है कि अघोष में और क्या क्या आता है, तो अघोष में दोस्तों क्या आता है, सा, सा, सा और आ। जो आ होता है दोस्तों ये भी आपके अघोष में ही आता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर सघोष या घोष में, तो सघोष या घोष में दोस्तों क्या होते हैं, जो आपके स्वर होते हैं। स्वर में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बड़ा आ है वो दोस्तों इसके साथ आता है, छोटा आ इसके साथ आता है, ठीक है ना। और साथ में जितने भी आपके यहाँ पर स्वर होंगे वो आपके कह सकते हैं सघोष में ही आएंगे। प्लस यहाँ पर जो अंतःस्थ व्यंजन होता है ये भी सघोष में आएगा, या अलावा जो अंतःस्थ व्यंजन है दोस्तों ये भी आपके इसके इसमें होंगे, सघोष में ही होंगे। तो ये आप लोग अघोष और सघोष भी आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द होता है कि मूल दीर्घ स्वर को सजाती स्वर भी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि मूल दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं, सजाती स्वर भी कहते हैं, है ना। और संयुक्त दीर्घ स्वर को विजाती कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ हो गया, तो दोस्तों ये क्या है, सजाती हैं, एक ही जैसे आपके एक ही जात के लग रहे हैं, है ना। इनको जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा बड़ा आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर बड़ी ई बड़ा ऊ ये क्या हो जाएंगे, सजाती स्वर हो जाएंगे। संयुक्त दीर्घ स्वर क्या होते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर को ही विजाती कहते हैं, अर्थात मिश्रित स्वर कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ था छोटा आ प्लस छोटी बराबर ए, अर्थात देखिए ये अलग है ये अलग है, अर्थात इनकी जाति अलग अलग हो गई, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहेंगे या विजाती स्वर कहेंगे या तो इन्हें मिश्रित स्वर कहेंगे। उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।